दोस्तों नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने विवादास्पद ज्ञान व्यवस्था के संदर्भ में बात करते हुए सुधार आंदोलन में मीरा की भूमिका की चर्चा की थी और ये बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से सामाजिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध एक विरोध, असहमति और यहाँ तक कि विद्रोह का स्वर हमें मीरा के माध्यम से भक्ति आंदोलन के अंदर देखने को मिलता है। और इसलिए ये जो विवादास्पद ज्ञान व्यवस्था अनेक राजनेताओं ने अपने अपने वक्तव्यों के माध्यम से शुरू की है, इस पर एक चर्चा हम लोगों के बीच में होनी चाहिए। जनता के बीच में और नागरिकों के बीच में अगर ये चर्चा नहीं होगी तो फिर होता यह है कि इन लोगों के द्वारा दिए गए वक्तव्य धीरे धीरे संस्थागत हो जाते हैं और वे संस्थागत वक्तव्य भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत और इसके एक जो कहें कि धर्मनिरपेक्ष चरित्र है, बाहुल्यतावादी चरित्र है, उसके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। आज एक ऐसे ही विवादास्पद ज्ञान व्यवस्था के संदर्भ में हम भगत सिंह की चर्चा करेंगे। भगत सिंह के विषय में अभी हाल में मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि कानपुर के अंदर प्रोफेसर अपर्णा वैदिक, जिनके साथ में ईशान शर्मा बातचीत कर रहे थे, वहां कुछ ऐसे वक्तव्य निकल करके आए जिन वक्तव्यों के प्रति वहां के ऑडियंस ने, वहां के श्रोताओं ने भी अपनी एक असहमति जाहिर की थी। दूसरा, अभी हाल में भगत सिंह के विषय में पाकिस्तान के अंदर जब वो जो लाहौर का न्यायालय के अंदर जो उनका केस चल रहा था भगत सिंह का, उस केस के संदर्भ में चर्चा करते हुए वहां कुछ लोगों ने कहा कि भगत सिंह तो आतंकवादी, और उस पर भारत की सरकार ने भी टिप्पणी की थी कि इस तरह से वक्तव्य जारी नहीं करने चाहिए। विदेश मंत्रालय ने अपनी एक नाराजगी जाहिर की थी। पर ऐसा लगता है कि दक्षिण एशियाई देशों के अंदर वे लोग जिन्होंने कि अपने अपने देशों में स्वाधीनता आंदोलन में भूमिका का निर्वाह किया हो या फिर सुधार आंदोलन की प्रक्रिया को शुरू किया हो, आधुनिकता के मूल्यों को उत्पन्न किया हो, जो एक लंबे समय से चली आ रही ऑर्थोडॉक्स कंसेंसस थी, उस ऑर्थोडॉक्स कंसेंसस के प्रत्युत्तर में ऑल्टरनेटिव सोशल सिस्टम्स और ऑल्टरनेटिव सोशल स्ट्रक्चर्स के विषय में बातचीत की हो, दूसरे रूप में कहें तो रेडिकल ऑल्टरनेटिव्स को प्रस्तुत करने की उन्होंने कोशिश की हो। ये एक जो पक्ष है, इस पक्ष पर समाज वैज्ञानिकों का ध्यान जाना जरूरी है और हमारे लिए और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से हम भारतवर्ष के अंदर रेडिकल सोशियोलॉजी के विषय में बातचीत कर सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस संदर्भ में मिलने की जरूरत है। भगत सिंह 1907 में जन्म लेते हैं और 1931 में इनको फांसी दे दी जाती है। जब अपर्णा वैदिक ने अपनी एक किताब लिखी है, रिवॉल्यूशनरीज ऑन ट्रायल, सेडिशन, बेट्रियल एंड मार्टायरडम, उस किताब में उन्होंने बहुत सारे पहलुओं की चर्चा की है। काफी थॉट प्रोवोकिंग और एविडेंस बेस्ड बुक है। लेकिन एक बात जो हमें सोशियोलॉजी के विद्यार्थी के रूप में समझ लेनी चाहिए कि पर्सनल इश्यूज को हम महत्व नहीं देते हैं। भगत सिंह क्या खाते थे, भगत सिंह क्या पहनते थे, भगत सिंह ने अपनी पर्सनालिटी में क्या किया, भगत सिंह के विषय में जो शब्द इस्तेमाल किए गए कि ये तो इनका एक दोहरा चेहरा था, जिस तरह की बातचीत की जाती है, उससे ऐसा लगता है कि आज के दौर में जिस दक्षिणपंथी राजनीति ने दक्षिण एशिया के देशों सहित विश्व के विभिन्न देशों में उभार लिया है, वह सामाजिक मुद्दों की बजाय, नीतियों पर चर्चा करने की बजाय व्यक्तियों के ऊपर चर्चा होने लगी है। पर्सनैलिटी कल्ट हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि हम उसकी
बैनर तले या उसकी उसकी केंद्रीयता में उन सारे पहलुओं को भूलते जा रहे हैं जो पहलू किसी भी समाज के विकास और प्रगति का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है। पर्सनालिटी कल्ट का उभार लेना बहुत खतरनाक होता है और इसे समाज विज्ञानों के अंदर सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। और अगर यह किसी भी राष्ट्र राज्य में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है, तब समाज वैज्ञानिकों का यह दायित्व हो जाता है कि वे उस पर्सनैलिटी कल्ट का विरोध करते हुए सामाजिक संरचना और सामाजिक व्यवस्था में उत्पन्न होने वाली विसंगतियों और उन विसंगतियों के समाधान के लिए क्या ऑल्टरनेटिव्स दिए जा सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करें। भगत सिंह सॉरी भगत सिंह रिवॉल्यूशनरी फैमिली बैकग्राउंड के साथ जुड़े हुए हैं। गदर पार्टी के अंदर जो रेडिकल एक्टिविटीज हो रही थी उसके साथ में उनका अपना संबंध रहा। उस गदर पार्टी के अंदर सेकुलरिज्म और सोशलिस्टिक विचारधारा को लेकर के काफी कुछ प्रतिबद्धताएं थी और गदर पार्टी में भगत सिंह के चाचा एक बहुत महत्वपूर्ण नेता के रूप में वहां पर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे थे। कूका का विद्रोह, साम्यवादी क्रांतियां और विशेष रूप से 1917 की बोल्शेविक क्रांति का, यानी जो रूस की अंदर क्रांति हुई थी, उस क्रांति का भगत सिंह के ऊपर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा था। अगर आप विश्लेषण की दृष्टि से जाना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स, लेनिन, बुखारिन, गोर्की, ट्रॉस्की, विक्टर ह्यूगो, बर्नार्ड शॉ, टॉलस्टॉय, डिकेंस इत्यादि का प्रभाव भगत सिंह के विचारों के ऊपर साफ साफ देखने को मिलता है। और 18-19 वर्ष की उम्र में करतार सिंह सरावा, जो कि गदर मूवमेंट के बहुत महत्वपूर्ण नेता थे, उनको जब फांसी दी गई तो फांसी देने के बाद करतार सिंह सराभा के वैचारिकी को, उनके चिंतन को, उनकी क्रियाओं को भगत सिंह ने अपनी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से शामिल किया। और इसलिए भगत सिंह के साथ दोहरा चरित्र या बहरूपिया, इस तरह के जो शब्द हैं, या पाकिस्तान के अंदर भगत सिंह को टेररिस्ट के रूप में संकेत, उसको एड्रेस करना, ये सब ऐसी चीजें हैं, इससे ऐसा लगता है कि समूचे स्वाधीनता संघर्ष को एक मैलाइन करने की उसको कोशिश की जा रही है, उसके बारे में एक दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भारत का स्वाधीनता आंदोलन था वो पाकिस्तान बनने के पूर्व का था और भगत सिंह 1931 में ही फांसी पर चढ़ाए जा चुके थे। और इसलिए भगत सिंह के बारे में, राजगुरु के बारे में, या सुखदेव के बारे में, या इनके अन्य साथियों के बारे में किसी तरह की ऐसी चर्चा करना बड़ा एक ऐसा लगता है कि हम शायद अपनी वैचारिकी के अंदर बहुत सारे संकीर्णतावाद के बारे में और भ्रम की स्थितियों के बारे में शिकार होते चले जा रहे हैं। हमें चाहिए कि हम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के बारे में पढ़ें, जिसमें कि भगत सिंह और जितेंद्र सान्याल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन सब के बीच में हमको भगत सिंह की कुछ वैचारिकी के बारे में भी बातचीत करनी चाहिए, जो कि समाज विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। 20 मार्च 1931 को, यानी फांसी से 3 दिन पहले, भगत सिंह ने पंजाब के गवर्नर को एक पत्र लिख करके ये मांग की थी कि उन्हें या उनके साथियों को फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। और उन्होंने उस पत्र के अंदर लिखा, मैं इसलिए इसको रेखांकित कर रहा हूं कि भगत सिंह की वैचारिक जो स्पष्टता थी, वह वैचारिक स्पष्टता हमारी अपनी चेतना के अंदर शामिल होनी चाहिए। उनका सामाजिक संरचनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं के बारे में क्या दृष्टिकोण था, उस दृष्टिकोण को हमें अपने विषय के अंदर विश्लेषण का हिस्सा बनाने की जरूरत है। वो लिखते हैं, यह युद्ध
तब तक चलेगा स्वाधीनता का संघर्ष। यह युद्ध तब तक चलेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना अधिकार जमाए रखेंगे। शक्तिशाली व्यक्ति कौन थे उस वक्त? ब्रितानी हुकूमत, और ब्रितानी हुकूमत के प्रोटेक्शन से विकसित होने वाला सामंतवाद, और उस समय वह पूंजीवाद जिस पूंजीवाद के अंदर भारत की संपदा को निर्यात किया जा रहा था, कच्चे माल को निर्यात किया जा रहा था, और उसके बाद में आयातित माल को भारतीय बाजार के अंदर अनाप शनाप कीमत पर बेचा जा रहा था, ताकि ब्रितानी पूंजीवाद और उस रूप में पश्चिम के पूंजीवाद का विकास हो सके। और इसलिए रजनी पामदत्त अनेक जगहों पर यह संकेत देते हुए नजर आते हैं कि ब्रिटेन के अंदर पूंजीवाद का जो विस्तार है, वहां पर जो औद्योगिक विस्तार है, उसके लिए बहुत हद तक भारत के कच्चे माल का जो निर्यात हुआ था वह रेस्पॉन्सिबल है। तो ये कहते हैं कि जो उनका अपना एकाधिकार है भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर, जब तक इस एकाधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाएगा, तब तक यह युद्ध जारी रहेगा। आगे की लाइन और भी बहुत स्पष्ट है दोस्तों। वो कहते हैं, चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज हो, पूंजीपति हो, अंग्रेज शासक हो, अथवा सर्वथा भारतीय ही हो, यानी अगर आय के साधनों पर एकाधिकार के लिए कोई भी ताकत जिम्मेदार है या कोई भी ताकत उस पर एकाधिकार जमाए हुए है, वो चाहे भारतीय पूंजीपति हो या आज के दौर का भारतीय कॉरपोरेट हो, हमें उस युद्ध को जारी रखना पड़ेगा। क्योंकि आर्थिक स्वतंत्रता के बिना, समानता के बिना, धर्मनिरपेक्षता के बिना, आय के संसाधनों के ऊपर तार्किक वितरण के बिना किसी भी देश के अंदर विकास की प्रक्रिया एक पक्षीय हो जाती है। वह देश खुशहाल नहीं हो सकता। वहां की जनता, वहां के नागरिक, यानी जनता, श्रमिक, किसान, इन सब की जो आय है, अगर वो आय के साधनों पर किसी का एकाधिकार है, तो उस देश के अंदर एक बहुत बड़ी जनसंख्या हाशिए की जनसंख्या के रूप में हमारे सामने उभर करके आती है। और इसकी चर्चा करते हुए जो अंत में उन्होंने लिखा उस पत्र के अंदर, और ये कहा कि हमें युद्ध बंदी माना जाए, यानी हम ब्रितानी हुकूमत के खिलाफ स्वाधीनता संघर्ष कर रहे हैं, और वह स्वाधीनता संघर्ष चूंकि एक युद्ध है, इसलिए हमें युद्ध बंदी माना जाए, और युद्ध बंदी को फांसी देने की बजाय गोली से उड़ा दिया जाए। ये भगत सिंह का एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिस दृष्टिकोण को अगर हम और आप मूल्यांकित करें उस युवा व्यक्ति का, जो इतनी कम उम्र में इस तरह के पत्र लिख रहे हैं, इस तरह के अपने दृष्टिकोण को अभिव्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है कि भगत सिंह की अपनी जो जेल डायरी है और उनके अपने जो दस्तावेज हैं, वे दस्तावेज और उनकी जेल डायरी किसी न किसी रूप में ग्रामशी के प्रिजन नोटबुक के संदर्भ में और उसके साथ जोड़ करके उसको पढ़ने की जरूरत है, ताकि हमको ये पता लगे कि जो क्रांतिकारिता के साथ जुड़े हुए सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वे सक्रिय कार्यकर्ता किस तरह से एनलाइटनमेंट और एंटी एनलाइटनमेंट, इनइक्वलिटी, इक्वलिटी, ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, एट्रोसिटीज इत्यादि के विषय में अपने दृष्टिकोणों को सामने लाते हैं। भगत सिंह ने हर विषय के बारे में लिखा, भाषा संबंधी पक्ष, विश्व प्रेम, अछूतों की समस्या, विद्यार्थी एवं राजनीति, इन सबको लेकर के उन्होंने अपने विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। वो विद्यार्थियों को राजनीति में साझेदारी के लिए प्रेरित करते हैं, और वो ये कहते हैं कि जब इंग्लैंड के विद्यार्थी जर्मनी के समय अपने विश्वविद्यालय और कॉलेजेस से बाहर होकर के आंदोलन कर रहे थे, तो वह एक किस्म की राजनीति तो थी। राजनीति हमें एक विशेष प्रकार की चेतना प्रदान करती है, वह हमारे सामने वैकल्पिक प्रणालियों को, व्यवस्थाओं को विकसित करती है, और इसलिए विद्यार्थियों के अंदर एक राजनीतिक चेतना का उभार बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, जब तक
काले और गोरे यानी रेसेस, सभ्य और असभ्य, जिसको कि आप ग्रामीण, नगरीय, जनजातीय, महिला, बच्चे, माइनॉरिटीज इत्यादि के संदर्भ में देख सकते हैं, क्योंकि मेजोरिटेरियन जो पक्ष है वह इन सबको असभ्य देखता है और अपने आप को वो सभ्य घोषित करता है। तो सभ्य और असभ्य, शासक और शासित, जो शासन कर रहे हैं और जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, धनी और निर्धन, छूत और अछूत, जब तक ये वर्गीकरण रहेंगे, जब तक ये विभाजन रहेंगे और ये शब्द हमारी अपनी भाषाई चेतना के अंदर सम्मिलित होते रहेंगे, हम इन शब्दों का उल्लेख करते रहेंगे, यानी हमारे व्यवहार में और हमारी अपनी चेतना के अंदर जो वैचारिकी विकसित हो रही है उसमें अगर ये शब्द है, इसका मतलब यह है कि ये संबंधित समाज की व्यवस्थाओं का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अगर ऐसा होता है तब तक अब विश्व बंधुत्व की और विश्व प्रेम की बात करना बेमानी हो जाता है। अगर जातीय असमानता, जातीय उत्पीड़न भारतवर्ष के अंदर है, अगर पुरुष सत्तात्मकता के आधार पर महिला और पुरुषों के बीच का भेदभाव बीच में है, अगर इनकम की इनइक्वलिटी है, अगर वेल्थ की इनइक्वलिटी है, एक तरफ जो डॉलर बिलियनर है उनकी संख्या बड़ी तेजी से बढ़ रही हो और दूसरी तरफ देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित हो, या उसे अन्य किसी प्रकार की अपनी जो दया भाव दिखा करके चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं, जो उनके साथ में चैरिटी की जा रही है, इस प्रकार का अगर असमानता मूलक पक्ष हमारे बीच में मौजूद है तो फिर विश्व बंधुत्व की और विश्व प्रेम की चर्चा करना बेमानी हो जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि फिर हम अपने आप को भी किसी ना किसी तरह से एक सिस्टमिक विक्टिमाइजेशन के रूप में देखने की कोशिश करें, क्योंकि इस प्रकार का उत्पीड़न, इस प्रकार का एक विभाजन अनेक प्रकार की विसंगतियों को हमारी अपनी जीवन पद्धति का हिस्सा बनाता है और जीवन पद्धति का वह हिस्सा हमें बाध्य करता है एक ऐसा जीवन जीने का जिस जीवन को कहीं ना कहीं दासता के जीवन के साथ में जोड़ा जा सकता है। भगत सिंह अपने दौर में बहुत कुछ लिख रहे थे। काकोरी के शहीदों के बारे में उन्होंने लिखा, राजेंद्र प्रसाद लाहिड़ी के विषय में लिखा, राम प्रसाद बिस्मिल के विषय में लिखा, अशफाक उल्ला के विषय में लिखा, रोशन सिंह को जो फांसी दी गई उसके विषय में लिखा। तो वो अपने दौर के जितने भी क्रांतिकारी थे उन क्रांतिकारियों को के जीवन चरित्र के बारे में, उनके अपनी चेतना के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके दृष्टिकोणों के बारे में बहुत कुछ लिख रहे थे। ऐसा नहीं है कि भगत सिंह केवल भारतीय समाज जो कि औपनिवेशिक भारत है, उस औपनिवेशिक भारत के उस दौर में उत्पन्न होने वाली विभिन्न विसंगतियों पर ही अपनी कलम चला रहे। जब ब्रिटेन में 1927 में ट्रेड यूनियन बिल लाया जा रहा था, पूंजीवाद उस वक्त संकट के दौर में था। 1927 आपको पता है कि वो विश्व के अंदर मंदी का दौर था और उस मंदी के दौर में जो ट्रेड यूनियंस थी, उन ट्रेड यूनियंस के और श्रमिकों के जो अधिकार कर्टेल किए जा रहे थे, उन अधिकारों को कर्टेल करने के लिए ट्रेड यूनियन बिल लाया गया था। और उस ट्रेड यूनियन बिल के विरोध में भगत सिंह ने अपना एक लेख लिखा और उस लेख में उन्होंने ये बताया कि किस तरह से विश्व आर्थिक मंदी जो पूंजीवादी विश्व के अंदर विकसित हुई है वह श्रमिकों के लिए और किसानों के जीवन के लिए कितनी घातक सिद्ध हो सकती है। और यह आर्थिक मंदी जिस सामाजिक आंदोलन को, श्रमिक आंदोलन को, कृषक आंदोलन को जन्म दे सकती है, उस आंदोलन को कुचलने के लिए ट्रेड यूनियन बिल लाया जा रहा है। उसका विरोध सब तरफ से किया जाना चाहिए। एक बात और भी आपको इसमें समझ लेनी चाहिए दोस्तों, 8 अप्रैल 1929 को भारत के अंदर भी पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाए गए थे। और ये पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इनका विरोध करते हुए ही भगत सिंह ने अपने साथी के साथ में लेजिस्लेटिव जो बिल्डिंग थी उस बिल्डिंग के अंदर बम फेंका था। और बम फेंकने के बाद में उन्होंने वहीं पर अपनी गिरफ्तारी दी थी, वो वहां से भागे नहीं थे।
उस बम का इस्तेमाल करके वो एक हिंसा का माहौल भी पैदा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हिंसा का माहौल पैदा नहीं किया। और उस बम के धमाके से उन्होंने यह बताया कि यह एक तरह का विद्रोह है, यह एक प्रकार की उस क्रांति का सूत्रपात है, उस क्रांति के पूरे चरित्र का हिस्सा है, जिस क्रांति के अंदर हम किसी भी प्रकार के उत्पीड़न का विरोध करने के लिए प्रेरित है, और वह हमारी अपनी विचारधारा का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। उस समय महात्मा गांधी ने एक लेख लिखा था, बम की पूजा, और बम की पूजा के उत्तर में बम का दर्शन, एक इस तरह का लेख भगत सिंह ने लिखा था। बहुत इंटरेस्टिंग होगा अगर हम बम की पूजा के जवाब में बम के दर्शन का यह लेख भी पढ़े, जिसके अंदर क्रांति क्या होती है, अहिंसा के माने कैसे बदलते हैं, हमें सत्याग्रह के साथ साथ किस तरह के आंदोलन को और अधिक महत्व देने की जरूरत है, और ब्रितानी उपनिवेशवाद जिस तरह से जनता का उत्पीड़न कर रहा है, जिस तरह से दमनकारी कार्रवाई कर रहा है, उस दमनकारी कार्रवाई का विरोध करने के लिए हमें इस प्रकार की धारा का, इस प्रकार के एक्शन का भी इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आप लोग इसका कर पाएंगे अगर आप गांधी के बम की पूजा का लेख पढ़ें और भगत सिंह का बम का दर्शन का लेख पढ़ें। भगत सिंह ने एक और लेख लिखा जिसकी चर्चा काफी बड़े पैमाने पर होती है, मैं नास्तिक क्यों हूं। और उसमें उन्होंने ये बताया कि धर्म किस तरह से मनुष्य के द्वारा उत्पन्न किया गया है। मनुष्य ने धर्म को उत्पन्न किया है, धर्म ने मनुष्य को उत्पन्न नहीं किया है। और वो धर्म को एक ऐसी भ्रामक चेतना के साथ जोड़ते हैं जिस भ्रामक चेतना में हम कहीं ना कहीं उन दृष्टिकोणों के शिकार हो जाते हैं, उस विश्वास व्यवस्था के शिकार हो जाते हैं, उस विश्वास व्यवस्था को अपने जीवन में शामिल कर लेते हैं, जिसके आधार पर भाग्यवादिता धीरे धीरे हमारे पूरे जीवन की प्रक्रिया को संचालित करती है। और वह भाग्यवादिता का तत्व हमें रैशनल होने से वंचित करता है, हमें डेमोक्रेटिक होने से वंचित करता है। और अगर आप रैशनल नहीं है, अगर आप डेमोक्रेटिक नहीं है, तो आप कहीं पर भी असमानता का विरोध करते हुए नजर नहीं आ सकते, आप उत्पीड़न का विरोध करते हुए नजर नहीं आ सकते। और इसलिए भगत सिंह का यह लेख, मैं नास्तिक क्यों हूं, इसके साथ साथ हमें कार्ल मार्क्स की जो धर्म संबंधी व्याख्याएं हैं, उन धर्म संबंधी व्याख्याओं को भी पढ़ने की जरूरत है। भगत सिंह 3 सिस्टम्स का विरोध करते हैं। एक तरफ वो पूंजीवाद का विरोध करते हैं, साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, सामंतवाद का विरोध करते हैं। और उनका मानना यह है कि ये जो तीनों प्रणालियां हैं, यह तीनों प्रणालियां जन विरोधी प्रणालियां हैं। यह महिलाओं के, माइनॉरिटीज के, विभिन्न जातियों के, पर्टिकुलरली निम्न जातियों के, प्रजातियों के अंदर ब्लैक्स के, एथनिक ग्रुप्स के, इन सब के जो अपने लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, जो इनके अपने लिविंग पैटर्न्स हैं, इनकी जीवन पद्धतियां हैं, उन जीवन पद्धतियों के अंदर शोषण को, दमन को, मार्जिनलाइजेशन को, एक्सक्लूजन को ये संस्थागत स्वरूप प्रदान करती है। और इसलिए इन तीनों प्रणालियों का विरोध व्यापक पैमाने पर किया जाना चाहिए। और इसके लिए भगत सिंह सामाजिक आंदोलनों के महत्व को बताते हैं। हम समाज विज्ञान के अंदर सामाजिक आंदोलन का अध्ययन करते हैं दोस्तों। सामाजिक आंदोलन के अध्ययन में हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या हैं। भगत सिंह अपने लेखों के अंदर सामाजिक आंदोलन के 3 अवयवों की चर्चा करते हैं, जिसके बिना सामाजिक आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती। पहला, हमारे अपने उद्देश्य क्या हैं। और निश्चित रूप से जब हम सामाजिक आंदोलन के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं, तो वे उद्देश्य
तात्कालिक भी हो सकते हैं और दीर्घकालिक भी हो सकते हैं। दीर्घकालिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए तात्कालिक उद्देश्यों से जुड़ी हुई क्रियाओं को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसलिए हमें, जब हम तात्कालिक उद्देश्यों और दीर्घकालिक उद्देश्यों के संदर्भ में सामाजिक आंदोलनों का विश्लेषण करते हैं, तो हमें साध्य और साधन, इन दोनों अवयवों की भी चर्चा इसमें करनी चाहिए कि कौन सा साध्य है और कौन सा साधन है। निश्चित रूप से दीर्घकालिक लक्ष्य हमारे अपने साध्य हैं, और उन साध्यों को प्राप्त करने के लिए अगर हम तात्कालिक लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु कुछ क्रियाएं करते हैं, तो वहां तत्काल कोई साध्य उत्पन्न हो जाता है जो दीर्घकालिक साध्य से जुड़ता है, और उस तक पहुंचने के लिए साधन वहां पर आ जाते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए, और ये देखा जाना चाहिए कि सामाजिक आंदोलन का आधार क्या है। हम किस आधार को, किस पृष्ठभूमि को, किस कल्चर को, किस पॉलिटी को, किस इकोनॉमी को, किस साइकोलॉजी के डायमेंशन को, ये सब आधार की रचना करते हैं। तो हमें उन आधारों के बारे में देखना होगा। और दोस्तों, ये जो मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं, सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष हैं, राजनीतिक पक्ष हैं, आर्थिक पक्ष हैं, उन सबका जो अवयव है, उन सबका जो मिला जुला स्वरूप है, वह कहीं ना कहीं विचारधारा की रचना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, और उस विचारधारा को वर्तमान परिस्थितियों के साथ जोड़ करके देखने की जरूरत भगत सिंह महसूस करते हैं जब कोई सामाजिक आंदोलन अस्तित्व में आता है। तीसरी उन्होंने विशेषता बताई, सामाजिक आंदोलन के अंदर एक कार्य रूप होना चाहिए, हमारा एक फॉर्मेट होना चाहिए, हमारा अपना कोई एक एक्शन प्लान होना चाहिए। उस एक्शन प्लान में कौन से साधन हो सकते हैं और कौन सी दावपीच यानी कौन सी स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं, हमारे अपने मीन्स क्या हो सकते हैं और हमारी अपनी स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं। आपको ध्यान हो, लेनिन कॉन्क्रीट सिचुएशंस की बात करते थे, कार्ल मार्क्स कॉन्क्रीट सिचुएशंस की बात करते थे, एब्स्ट्रैक्शन की बात करते थे, स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स की बात करते थे। वही स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स इस तरह की फ्रेम के अंदर भगत सिंह भी यहाँ लाने का प्रयास करते हैं। भगत सिंह के विषय में बहुत कुछ लिखा है, उनके साथियों ने भगत सिंह के जीवन के अनेक पहलुओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। शिव वर्मा, यशपाल, भगवती चरण बोरा, दुर्गा भाभी, बटकेश्वर दत्त, ऐसे अनेक लोग हैं जिनको, जो शायद आपकी पीढ़ी की स्मृति का हिस्सा न हो, लेकिन उन्होंने भगत सिंह के साथ सहयोग किया, और भगत सिंह के साथ सहयोग करते हुए, उनकी क्रांतिकारिता में साझेदारी करते हुए अपने विचारों को बहुत व्यापक रूप से प्रस्तुत किया है। भगत सिंह को जब फांसी दी जा रही थी, उसके कुछ घंटे पहले प्राणनाथ मेहता जो एक एडवोकेट थे, वो उनसे मिलने के लिए गए थे। वो शायद उनसे उनकी अपनी एक आखिरी मुलाकात थी। प्राणनाथ मेहता को उन्होंने कहा कि आपको मैंने जिस किताब के बारे में कहा था, कि आप वो किताब लेकर के आए हैं। उनका प्राणनाथ मेहता ने कहा कि शायद वो किताब लेनिन के विषय में थी या लेनिन के द्वारा लिखी गई थी। कुछ लोगों का कहना है कि वो, उस किताब का टाइटल द रिवॉल्यूशनरी लेनिन था, जो उस समय काफी कुछ रिव्यू के अंदर बहुत लोकप्रिय पुस्तक थी। उस पुस्तक को उन्होंने मांगा था। प्राणनाथ मेहता उनको वो पुस्तक दे करके आए थे। जब भगत सिंह को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था, तो फांसी को ले जाए जाते में भगत सिंह ने कहा कि कुछ देर रुकिए, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से बात कर रहा है। और फिर उन्होंने एक वक्तव्य पहले दिया था, क्रांति से हमारा अभिप्राय एक ऐसी स्थिति है जिसके अंतर्गत जो टिकी हुई व्यवस्था है, उस टिकी हुई व्यवस्था को बदलना जरूरी है। और यहीं पर भगत सिंह कह देते हैं कि मैं आतंकवादी नहीं, क्रांतिकारी। भगत सिंह का ये पूरा दृष्टिकोण हमें दर्शाता है कि भारतीय स्वाधीनता संघर्ष का किस प्रकार का स्वरूप था, और उसमें रेडिकल सोशल साइंसेस इन टर्म्स ऑफ आइडियाज और इन टर्म्स ऑफ एक्शन इस तरह से सक्रिय हो रहे थे। मुझे लगता है कि भगत सिंह की आलोचना या भगत सिंह की निंदा जो लोग कर रहे हैं, वो शायद व्यक्तिगत रूप में कुछ भी करें, लेकिन सामाजिक आंदोलन की ये जो एक संपूर्णता है, उस संपूर्णता में भगत सिंह एक ऐसे नायक हैं जिनके योगदान को संभवतः
समाज विज्ञान कभी भी नहीं भुला पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।